नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। छू लो आसमान में हम ऐसी प्रतिभाओं को आपके सामने पेश करते हैं जिन्होंने समाज के प्रति अपना अहम योगदान दिया हो, साथ ही वो अपनी मेहनत और कड़ी मशक्कत से अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मंजिल को प्राप्त किए हों। ऐसी ही एक महान शख्सियत आज हमारे साथ है जिनका नाम है जगन्नाथ अभ्यंकर जी, जो वर्किंग अल्पसंख्यक आयोग के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही अगर इनके नाम के बात करें तो शिक्षा महर्षि भी इन्हें कहना उचित होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है। तो सर, सबसे पहले इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से शिक्षा की बात की जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति जगत में अहम योगदान निभा रहे हैं, काफ़ी बड़ा योगदान है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज की एजुकेशन पद्धति को लेकर क्या कहेंगे? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें बहुत हमें विश्वास है कि शिक्षा में अच्छी तरीके से प्रगति हो सकती है यदि ये जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही हैं वो यदि 100% इम्प्लीमेंट होने जा रही है और उसमें जो भी स्कीम्स बताई हैं वो यदि अच्छी तरीके से सिंसियरली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास यदि गवर्नमेंट करती है तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आगे की शिक्षा ये बहुत अच्छी तरीके से, जैसे अपने एडवांस कंट्रीज़ में शिक्षा जिस तरीके से दी जाती है वही तरीके से शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। लेकिन अभी के हालात जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे बातें कैसे स्कूल में जो कुछ बातें लगती हैं वो अभी हमारे पास स्कूल में नहीं है। जो स्कूल नो गारंटीड बेसिस के हैं, जहाँ पे शासन की कोई मदद नहीं मिलती, इंग्लिश मीडियम में चलाते हैं और जहाँ पे पेरेंट्स फीस के तौर से उनका वो सब चलाने के लिए मदद करते हैं, ऐसे जगह पे जो स्कूल चलती है वो अच्छी तरीके से चल रही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जहाँ पे पेरेंट्स जितना चाहे उतना फीस देने के लिए तैयार है, वहाँ का एजुकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन दो सेक्टर्स में जहाँ पे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स है, जैसे लोकल बॉडीज़ के स्कूल है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, यहाँ के स्कूल में या तो कम टीचर्स है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जिस तौर से रहना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में जो इंसेंटिव टीचर्स को देना चाहिए, टीचर्स का स्टेटस जो मेंटेन करना चाहिए, उसको पूरा समाधान होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से कोई भी उसकी चिंता नहीं रही और सोशल स्टेटस उसको यदि मिलता है तो टीचर बड़े लगन के साथ में काम कर सकता है। आज ऐसी हालत हमारी दिखती नहीं है। इसके वजह से पब्लिक सेक्टर में जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल्स के बारे में चिंता करें, ऐसा वहाँ का वातावरण है। जिस तरह से सर आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट सिंसियरली नए एजुकेशन पद्धति को लागू करे तो शायद आने वाले समय में एजुकेशन में सुधार होगा, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि एक तरफ तो सरकार स्कीमें लाती है लेकिन वो स्कूलों तक बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूलों, आपने ही कहा कि आज जो है शिक्षा की दो पद्धतियाँ हो चुकी हैं, जहाँ एक तरफ पेरेंट्स जो है जो भी फीस लगे देने को तैयार हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो लोग अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं, अभी कैसा है कि गवर्नमेंट ने स्कीम ऐसे बहुत ही आधी अधूरी लाई हुई है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को ऐसा लगता था 2000 में कि हम ऐसी नीति बनाएं कि जिसके वजह से स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो हम स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में टीचर्स जितनी संख्या में लगते हैं, हर क्लास को कम से कम टीचर होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए, वो देने का प्रावधान उसमें है। उसके बाद में उन्होंने ऐसा भी लिखा था कि बच्चे स्कूल में अच्छी तरीके से ख्याल देते हैं उस सब्जेक्ट में कि जिसमें उनको रुचि है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट है, क्रीड़ा है, कार्यानुभव है, इस सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत रुचि रहती है। राइट टू एजुकेशन में ये सब बातें मेंशन की हुई है, वो करने के बावजूद भी ये इसकी प्रोविज़न नहीं की गई। जैसा कि उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि 2000 साल में महाराष्ट्र के लिए जो बजट आया था वो करीबन 1500 करोड़ का था। अभी 1500 करोड़ 2000 में ये सफिशेंट था कि बहुत सारे कमरे बन सकते थे, बहुत सारे टीचर्स की संख्या वहाँ पे आ सकती थी और तमाम चीज़ें जो स्कूल को लगती है वो वहाँ पे आ सकती थी। लेकिन 2000 के बाद में आज की यदि हालत हम देखते हैं 20 साल के बाद में क्या होना चाहिए था, वो 1500 के कम से कम 6-7 हज़ार करोड़ होना चाहिए था। लेकिन वो 6-7 हज़ार की करोड़ छोड़िए, 1500 करोड़ भी अभी इस साल का बजट नहीं है। ये ऐसा कम होने की वजह से स्कीम वही है
इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना पैसा लगता था 2000 में, उससे दुगुना तिगुना पैसा अभी लगता है, लेकिन वैसा प्रोविज़न यहाँ पे किया गया नहीं है, वो उसकी दिक्कत है। इसी के लिए हम बोलते हैं कि नई तालीम अभी जो आ रही, 1968 में नई तालीम आई थी, नई शिक्षा नीति आई थी। वो नई शिक्षा नीति में क्या बताया था कि हमारा जो जीडीपी है, देश का जो जीडीपी है, वो जीडीपी के 6% रकम, 6% वो एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। तो सेम बात जो है अभी भी आई हुई है। अभी का जो 2019 का या 2020 का जो नया शिक्षा प्रावधान है, उसमें क्या लिखा है, उसमें भी वही बात है कि 6% जीडीपी हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 3-3.5% जीडीपी का हमारा खर्चा हो रहा है। एजुकेशन का इतना एक्सपांशन हुआ है, बच्चों की संख्या बहुत दुगुना तिगुना 10 गुना ज़्यादा हो गई, मैं तो बोलूँगा। 1968 का यदि हिसाब हम करते हैं तो 10 पट उसकी संख्या हो गई है। इतना सारा होने के बावजूद भी यदि हमारा प्रोविज़न उतना ही रहेगा तो एजुकेशन की हालत कैसी रहेंगी, यही बात है। इसके लिए मैंने पहले बताया कि स्कीम्स बुरे नहीं हैं, वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए लगने वाली जो आर्थिक तरतूद है, वो यदि गवर्नमेंट सिंसियरली करना चाहती है तो ज़रूर इसमें चेंज आ सकते हैं। बिल्कुल, स्कीम वही है, स्कीम बदली नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है उसमें जो ध्यान देने की बात है। सर, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चों के लेकर इस बार अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ पुणे की अगर बात करें तो पुणे में साफ तौर से कहा गया है कि 3 जनवरी तक स्कूल नहीं चलाए जाएंगे। मुंबई की अगर बात करें तो किस तरह का होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी एजुकेशन में तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो परसेंटेज बच्चों का जो है अटेंडेंस उसका दररोज़ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई ले रहे हैं उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। पुणे जैसा सिटी में 20-22% बोले तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो पूना शहर जैसे बम्बई शहर में भी 80% बच्चों को यदि ऑनलाइन एजुकेशन मिलने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बाकी देहातों में क्या हाल होंगे। देहातों में वो खाली पक्का ड्रामा ही है। एक तो बच्चों के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, जो है वो बराबर चलता नहीं, स्मार्टफोन लगता है उसको, एंड्रॉयड की अरेंजमेंट लगती है। ऐसे कुछ प्रावधान न होने की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन देहातों में बोले तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में ये हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल में पूरा एकेडमिक ईयर जो है ना, ये बच्चों की दृष्टि से वेस्टेज है। दूसरी तरफ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे, बम्बई के स्कूल्स कुछ आप देखेंगे, जैसा अंबानी का स्कूल है, उसके बाद जमुनाबाई है, उसके बाद में स्कॉटिश वगैरह है। ये बड़े बड़े स्कूल जो है यहाँ पे 100% बच्चों की 100% तालीम हो रही है। अच्छी तरीके से उन्होंने स्टूडियो बनाए हैं स्कूल में, और स्कूल में से वो पूरा रिले करते हैं। और एक्चुअली बच्चे जब पढ़ते हैं ना, जैसा स्कूल में एक्चुअली जैसा पढ़ते हैं ना, उसी तरीके की उनकी पढ़ाई हो रही है। बोले तो वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सर, ये तो प्राइवेट स्कूल की बात हुई, अगर गवर्नमेंट बीएमसी स्कूलों की बात करें तो कैसे होगा? नहीं, गवर्नमेंट की स्कूल या रहे या जिला परिषद की रहे या कॉरपोरेशन की रहे, ये सारे स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन करीबन हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा होता है, लेकिन कैसा है 10-20% बच्चों को यदि उसका बेनिफिट मिलता है, वो भी 100% नहीं मिलता। क्लास एक्टिविटी जिस तरीके की ली जाती है वैसी क्लास एक्टिविटी ऑनलाइन में हो नहीं सकती, इंटरेक्शन नहीं हो सकती। बच्चों को कोई सवाल हो सकते हैं मन में उसके, वो सवाल वहाँ पे वो पूछ नहीं सकते। तो इसके वजह से ये जो कुछ भी हुआ 10-20% बच्चों का, इससे आम बच्चों का नुकसान उसमें बहुत सारा इस साल हुआ है। ये कॉम्पेंसेट करने के लिए पूरा सिलेबस और एक बार रिपीट करने के सिवा गवर्नमेंट के पास कोई मार्ग नहीं रहेगा। हम तो यही सुझाव दे रहे हैं कि एज इफ ये एकेडमिक ईयर हमारा पूरा डूब गया है, हमारे एजुकेशन पूरा रुक गया, ऐसा समझते हुए एकदम फ्रेश ये सारा कोर्स चालू करना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि 80% बच्चों को एब्सेंट रखकर यदि आप कोई तालीम लेना चाहते हो तो वो कोई तालीम नहीं हो सकती। बिल्कुल, 80% बच्चों को अब्सेंट करके तालीम नहीं हो सकती।
सर लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा की, जिस तरह से महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री लगातार ये कहते हैं कि शिक्षा को लेकर आज अभिभावक इसलिए परेशान हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में सबके जो है छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद थे। लोग स्कूल की तरफ से कहीं ना कहीं फोर्स भी आ रहे हैं कि आप फीस जमा करिए, ऑनलाइन क्लास चालू है। ऐसे में उन अभिभावकों को किस तरह से अपील करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ काफ़ी लंबा अनुभव है एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपके पास, तो क्या कहेंगे? मुझे ये मालूम है कि पेरेंट्स के कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, जिनकी नौकरी है उनको पूरा तनख्वाह नहीं मिलता। ये उनके प्रॉब्लम्स, ये बात ज़रूर है। लेकिन हमारे पास महाराष्ट्र में जहाँ पे शासन का ग्रांट कुछ नहीं मिलता, ऐसे करीबन 4-4.5 लाख टीचर्स हैं महाराष्ट्र में। अभी ये 4-4.5 लाख टीचर्स ऐसे हैं कि जो बच्चों की फ़ीस यदि आएंगी तो ही उनको तनख्वाह मिलेगा। यदि इस तरीके से पेरेंट्स ने बता दिया कि अभी हमारी हैसियत होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें वहाँ पे स्कूल में जाने को नहीं मिलता, हमारा डायरेक्ट एजुकेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए यदि हम फीस टालते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे उनका सोर्स जो है, बुनियादी सोर्स जो है, जिसके बदौलत वो टीचर्स की सैलरी करते हैं, बाकी नॉन टीचिंग का जो एक्सपेंडिचर रहता है, मेंटेनेंस है, पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, बाकी का और स्टाफ है कि जो टीचिंग के अतिरिक्त है, ऐसे सारे लोगों का तनख्वाह देने के लिए तो मैनेजमेंट को तो आगे आना ही पड़ेगा। ऐसे कई मैनेजमेंट है कि जो लोन निकाल कर टीचर्स और नॉन टीचिंग का तनख्वाह दे रहे हैं ताकि वो टीचर दूसरी तरफ चले ना जाए। तो ऐसी इस हालत में मैं तो अपील करूँगा पेरेंट्स को कि आप यदि सर्विस पर है, आपका इनकम बना हुआ है, तो आप ज़रूर फीस दीजिए। आप फीस देंगे तो वो टीचर्स को सैलरी मिलेगा, और टीचर थोड़े नहीं हैं, 4-4.5 लाख टीचर्स ऐसे इंडस्ट्री में हैं। तो ये सब लोगों को सैलरी मिलना चाहिए, और बाकी का मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग का वो भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर लोगों की आपके एक एक बूंद से, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, और आप आगे आएंगे तो ही हमारे समाज का परिवर्तन होगा, और शिक्षा सबसे बड़ा परिवर्तन का माध्यम है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो सर आपके समय की बात करें, क्योंकि जिस तरह से किस तरह का प्रोत्साहन मिला था, आज अगर बात की जाए तो एजुकेशन से लेकर राजनीतिक जगत का सफ़र कैसे तय हुआ? नहीं, पहले कैसा था कि एक ग्रांट ऐसे स्कूल कोई आपको नहीं दिखाई देते थे महाराष्ट्र में। मेरे पीरियड में तो ऐसा, मैं जब से एजुकेशन में हूँ, 1960 से 68 से मैं एजुकेशन में हूँ, तो 68 से मैं पोजीशन देख रहा हूँ कि यहाँ पे महाराष्ट्र में हर स्कूल को, जो भी प्राइवेट छोटी सी स्कूल क्यों ना हो, लेकिन टीचर्स का तनख्वाह एक गवर्नमेंट, हर टीचर का तनख्वाह गवर्नमेंट इंश्योर करती थी। उसके बाद में 12%, समझो 1,000 रुपये यदि टीचर को तनख्वाह है तो उसमें के एक करीबन 120 रुपये ये उनको नॉन टीचिंग को पैसा मिलता था, बाकी एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिलता था। तो वो हालत में वो स्कूल का जो दर्जा था वो अच्छा मेंटेन हो सकता था, एटलीस्ट हर क्लास को टीचर था। अभी जैसा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक क्लास बोल के एक यानी क्लास एक यूनिट है, एक क्लास के लिए यानी एक सेक्शन के लिए 1.5 टीचर उस वक्त मिलता था। आज 40 बच्चे जब तक के नहीं हैं तब तक के आपको एक टीचर नहीं मिलेगा। 20 के नीचे यदि स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे एक भी टीचर नहीं मिलेगा। ऐसे जो नॉर्म्स बदल गए ना, उसके वजह से वहाँ पे टीचर्स कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर होगा स्कूल अच्छा चलाने के लिए, तो वो टीचर है। पहली बात तो टीचर होना चाहिए। नंबर 2 जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हमेशा मिलना चाहिए। और तीसरी बात ऐसे है कि वो खुश रहना चाहिए। टीचर ऐसा रहना चाहिए कि उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई फिनंशियल तौर पे कोई चिंता नहीं है। उसके वरीज़ यदि पूरे कम कर दिए और वो उसका स्टेटस मेंटेन किए तो टीचर पूरे दिले जान से वो काम कर सकता है। और ऐसी हालत जहाँ पर भी है वहाँ पे तालीम अच्छी है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एग्जांपल सारे दुनिया में दिया जाता है कि तीनों भी देश जो है ना वो सारे दुनिया में आगे है। फिनलैंड छोटा सा कंट्री है, हमारे महाराष्ट्र से भी कई गुना छोटा है। ऐसा होते हुए भी वहाँ की एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? ये 2-3 ही फैक्टर है। टीचर्स अवेलेबल है, उनका ट्रेनिंग प्रॉपरली होता है, वो खुश रहे इस तरीके से
उनको अच्छी तरीके से तनख्वाह है, बाकी पर्क्स है, उनके घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल फैसिलिटीज़ आर टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, और इसके वजह से वहाँ की तालीम अच्छी है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट फैक्टर हम समझते हैं। राजनीति और शिक्षा की अगर बात करें, दोनों जगत की बात करें तो दोनों अलग अलग नदी के दो किनारे हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी सवाल उठे हैं, कई बार हमने सर्वे भी किया है कि कई राजनेता ऐसे हैं जो शिक्षा में काफ़ी कम है लेकिन उनको बड़ा पोस्ट मिला है। क्या लगता है कि राजनीति के लिए भी लोगों का एग्जाम होना चाहिए, नेता बनने के लिए भी एग्जाम होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है और आपके पास शानपन है, आपके पास विजडम है। विजडम और इन्फॉर्मेशन का संबंध है, लेकिन बहुत कम है, ऐसा मैं समझता हूँ। वसंत दादा पाटिल अपने पास थे, जो चौथी पास थे, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या था, जो पीएचडी वाला आदमी भी नहीं सोच सकता इस तरीके से। उनका ग्रास्प क्या था, उनका कंसंट्रेशन कितना अच्छा था, और उनके जजमेंट, उनके डिसीजंस कितने फास्ट, क्विक और बराबर रहते थे। ये सब बातें देखते हुए मुझे नहीं लगता। और कितने सारे एग्जाम्पल्स अपने पास, कबीर कहाँ पढ़े थे, गौतम बुद्ध क्या पढ़े थे, ये सब लोगों का आपने यदि देखा तो दुनिया को ज्ञान देने वाले जो लोग हुए हैं, संत तुकाराम क्या पढ़े थे हमारे महाराष्ट्र में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो और आप इन्हें ज्ञान के मक्तेदार हो, ऐसा हो नहीं सकता। सर, अगर बात की जाए तो शिक्षा से राजनीति में किस तरह से आपका कन्वर्ट और किस तरह से आप कन्वर्ट हुए कि राजनीति में जानना चाहिए, क्योंकि आज आप अल्पसंख्यक आयोग के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, क्या कहेंगे कैसे कन्वर्ट हुए? शिक्षा के विभाग में आपने काफ़ी सारा योगदान दिया है, शिक्षा के बड़े बड़े पोस्टों में शिक्षा विभाग में काम किया, और फिर राजनीति में कदम। मैं 40 साल तक एजुकेशन में जितने पोस्ट होंगे डिपार्टमेंट में, वो सारे पोस्ट पर, करीबन सारे पोस्ट पर मैं रह चुका हूँ। उसके बाद में मैंने देखा था कि पॉलिटिकल लाइफ ऐसा है कि जिसमें आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न, वो उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। ताकत वहीं पे है, ताकत ब्यूरोक्रेसी में कम है, ताकत पॉलिटिशियन में बहुत ज़्यादा है। और इस शक्ति का अच्छी तरीके से उपयोग यदि हुआ तो कई लोगों के काम में आप आ सकते हैं। तो ये मैंने बहुत गौर से देखा हूँ। इससे प्रेरणा मिली कि राजनीति में जाया जाए? ये तो बाड़ा साहब को मैंने 2 बार देखा, 2-3 बार। जब मैं सर्विस में था, मैं मंत्रालय में था, उस वक्त 2-3 बार उनको मिलने का मौका आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए, वो डिसीजन उनका लेने का तरीका जो मैंने देखा, तो उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि अरे ये तो 1 मिनट में चमत्कार हो सकता है। कि हम कई साल लिखते बैठते हैं, सारे फाइल्स रंगाते हैं, कितने तो भी पन्ने उसको जोड़ते हैं, एडिशन डिलीशन सारे प्रोसेस करने के बाद में भी एक फटकारे से वो बात ख़त्म हो जाती है, नहीं या हाँ हो जाती है। तो ऐसा मैंने 2-3 बार उनका रवैया देखा। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि आईसीएसई स्कूल्स जो थी यहाँ पे, बाड़ा साहब के ज़माने में यहाँ पे बम्बई में बहुत सारी स्कूल्स थी, लेकिन वहाँ पे मराठी नहीं पढ़ाया जाता था। तो मराठी पढ़ाने के लिए उन्होंने बता दिया सबको कि यदि आप मराठी नहीं पढ़ाते हो तो यहाँ पे आईसीएसई स्कूल नहीं चलेंगे। इस तरीके का उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐसा बोलने के बाद में आईसीएसई का जो सेक्रेटरी है वहाँ का, वो यहाँ पे आ गया। सुधीर भाऊ जोशी के पास वो मीटिंग थी, मैं भी वहाँ पे एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा बोल के मैं वहाँ पे हाजिर था। तो उस वक्त बाड़ा साहब ने उनको बताया कि मैं आपको आखिरी बात बोल रहा हूँ, आज तो आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको कोई यहाँ पे गाली गलौज कुछ नहीं बोलूँगा, आपको कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलूँगा। आप मेरे मेहमान बोल के आए हो, हम उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप यदि ये सारे स्कूलों में मराठी नहीं शुरू करेंगे तो मैं यहाँ की स्कूल नहीं चलने दूँगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है कि हमारा सिलेबस ऐसा है, इसमें हम मराठी का प्रावधान नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बोले नो मीन्स नो। If you don't want to listen to me, you can go back to Delhi, but see that your schools will not run here. तो ये मैंने देखा हूँ। उसके बाद में हमने और कई डिसीजंस देखे हैं, जैसा जूनियर कॉलेज का। मतलब सब मिला के बाला साहब से प्रेरित होकर राजनीति में कदम। जी, अगर बात की जाए सर अल्पसंख्यक आयोग की, तो किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अल्पसंख्यक आयोग या अल्पसंख्यक लोग आरक्षण को लेकर पिछले काफ़ी समय से 5% का आरक्षण दिया गया था, उसको बढ़ाने की भी मांग की गई थी। किस तरह से आयोग काम कर रहा है? नहीं, देखिए, आरक्षण की बात खाली एक ही रिलीजन के बारे में
वो हो गई थी 5% की, दैट वाज रिगार्डिंग मुस्लिम। लेकिन हमारे पास 7 रिलीजन ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं कि जो अल्पसंख्यक का भाग बनती है, मुस्लिम उसमें से एक है। तो मुस्लिम के लिए वो दिया गया था, लेकिन बाकी के जो कम्युनिटीज़ है, जैसा उसमें अभी बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट को स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद में क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन जो एससी लगाते हैं ऐसे उनको भी मिल जाती है। लेकिन फिर बाकी के जो समाज है, जैसा जैन है, पारसी है, जूस है, ये जो अदर का सिख है, ये जो कम्युनिटीज़ है, इसमें अभी सिख कम्युनिटी को भी, जो लोग एससी है उसमें सिख में, उनको भी सब सारे सहूलतें मिलती है। लेकिन बाकी जैसे जैन है, पारसी है और जूस है, ऐसे कम्युनिटीज़ है, इनको वैसी ज़रूरत भी नहीं, वो कोई मांगते भी नहीं। लेकिन सो फार एज 5% ऑफ मुस्लिम इज़ कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त सही डिसीजन लिया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं टिक रहा। आयोग आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है और क्या नई नीति ला रहा है? देखिए, हमारा वहाँ पे हमारे पास कोई नीति का सवाल नहीं आता। ये एक कोर्ट है। ये कोर्ट काय के लिए है कि घटना का आर्टिकल 29 एंड 30, ये घटना के जो 2 आर्टिकल है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तमाम माइनॉरिटीज़ को। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ के हक की बात जो बनती है, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की है, वो सारी पॉलिसीज़ वो डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते या नहीं, ये देखने का काम कमीशन का है। हमारे पास कोई स्कीम नहीं रहती, लेकिन जिनके पास स्कीम है उन पर कंट्रोल करना, उनको काम का सुपरविज़न करना, वो ये लाभ देते या नहीं देते, पूरा देते नहीं देते, का कुछ कम ज़्यादा करते हैं, उन पर नाइंसाफ़ी ना हो, ये देखने का काम ये कमीशन का है। और इसी तरीके का काम हम कर रहे हैं। 100% हमारे पास कंप्लेंट जो आती है, एप्लीकेशंस आती है, हम अटेंड करते हैं। वो डिपार्टमेंट को लिखते हैं, उनका जवाब मंगाते हैं। वो यदि सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो फिर हम हमारे पास हियरिंग लेते हैं और उस पर हमारा डिसीजन भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। वो गवर्नमेंट को भेजते हैं यदि वो नहीं सुनते हैं तो। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक जुडिशियल टाइप ऑफ, क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क के कमीशन का है। इसको स्ट्रेंथन करना और बहुत ज़रूरी है। किस तरह से किया जाए, क्या सुझाव देंगे गवर्नमेंट को? नहीं, इसमें कैसा है कि जैसा अभी पूरा कमीशन बैठना चाहिए, उसके लिए सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर देना चाहिए, थोड़ा उसका जुडिशियल पावर और बढ़ा देना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनना चाहिए। या तो फिर गवर्नमेंट ने उनके जितने भी रिकमेंडेशंस हो गए सारे एक्सेप्ट करना चाहिए। रेगुलरली इस बातों का रिव्यू होना चाहिए। ये बातें सब ज़रूरी है। हमारे पास फैसिलिटीज़ जो होना चाहिए, एडवांस फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी है वो होना चाहिए। पहले तो पूरा कमीशन बनना चाहिए। ये अगर आज बात की जाए तो आज तो गवर्नमेंट और विपक्ष कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है और बड़ी ही तादाद में अगर बात की जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, कितना सही है? ये अभी आपको पता है कि उनको अभी काम धंधा कुछ नहीं है, वो अपना आरोप के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और कैसा है, उनको मालूम है कि काम बहुत सही तरीके से चल रहा है, इसमें कोई ही बेबनाव नहीं है। सारे तीनों भी गुट जो है एक गुट के समान काम कर रहे हैं। आप यदि देखेंगे, मैं उसका रोज़ का वो मैं ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि ये इतने अच्छी तरीके से रहते हैं। मैंने पहले भी देखा हूँ भाजपा और शिवसेना के साथ में जिस तरीके का रहता था, उनके पास बहुत सारा एजेंडा ऐसा था वो उनका खुद का रहता था। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये तीनों का इतना मेलजोल अच्छी तरीके से है कि बात ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन की कोई आते हुए मुझे दिखती नहीं। हाँ, ये बाकी के लोग जो है, विरोधक जो है ना, पर्टिकुलरली बीजेपी, ये ऐसा पिक्चर बना रही है बाहर कि इनका कोई अच्छी तरीके से चल नहीं रहा। बीजेपी तो ये कह रही है कि किसान के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सरकार, जो विपक्ष पार्टियां हैं वो जो है भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही हैं और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे सही बोले तो कोई विपक्ष नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि इसमें विपक्ष बहुत ज़ोर से आना चाहिए। जिस तरीके से फार्मर्स वहाँ पे आ रहे हैं, अरे कितनी नाइंसाफ़ी है कि वहाँ पे कोई नक्सलाइट है क्या, वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट है क्या, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं उसको, कोई वहाँ पे नहीं है। सारे शेतकरी है, उनके ट्रक ये भी तो कहा गया सर, केंद्रीय मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान फंड कर रहे हैं।
अभी वो प्रूव कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ सब गलत बात है ना। अभी ये सारे लोग उनके बात पर हंस रहे हैं, ऐसा कहाँ है? देखिए आप वहाँ की कतार देखिए कितना है, 7 किलोमीटर वस्ती बैठ गई है वहाँ पे, और हज़ारों ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, और इतने सारा सर्दी में वहाँ पे, जहाँ पे करीबन 5-6 वगैरह डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, ऐसे हालत में वो लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे। ऑल फार्मर्स, दे आर ऑल फार्मर्स एंड नोबडी इज लीडिंग देम, नोबडी। सर, किसानों के साथ साथ मजदूर यूनियन भी अब रास्ते पे उतर चुकी है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बिल जो है किसानों के हित में है और आने वाले समय में इससे किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी फसल अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। वजह क्या मानते हैं, जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बिल लाभदायक है, फिर भी किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कि ये बिल किसानों के लिए गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता। उसका पहला बिल जो है ना, जिसमें प्रोड्यूस है, जिसमें ट्रेडिंग है, जिसमें कॉमर्स है, जिसमें फैसिलिटीज़ है, ये पहला बिल जो है, ये बिल उनके काम का है। लेकिन बात उसमें है कि उस पर एमएसपी कहाँ है? उसमें एमएसपी का ज़रा भी उल्लेख नहीं है। और एमएसपी यदि नहीं है तो किसान कितना भी उगाएगा, उसका कितना भी उपज होगा, तो वो बेचेंगा कहाँ पे और किस तरीके से? ऐसा पॉसिबल है क्या कि दिल्ली का माल जो है वो बेंगलोर को जाकर आप बेचेंगे? कितना ट्रांसपोर्ट आ जाएगा उसमें? आप अलो करके क्या फ़ायदा है? यदि आपकी जो मंडियाँ आज की है, वो मंडियाँ यदि आप बर्खास्त करने जा रहे हो, बर्खास्त ही हो रहा है वो, यदि आप उसको सहूलत दे रहे हैं कि कहाँ पर भी बेचो, लेने वाला कौन रहेगा? सारे कॉरपोरेट हाउसेस वाले लोग जो है, प्राइवेट फार्मिंग वाले लोग जो है, वो आगे आएंगे, वो ले लेंगे, वो स्टोर करेंगे, होर्डिंग करेंगे बहुत जो ज़्यादा तौर पे, और वो अपने दिल से जब चाहे उस वक्त वो बेचेंगे। ये सारा गलत बात है। इसके लिए मेरा कहना ऐसा है कि गवर्नमेंट ने यदि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है उनको ना, तो 3 बातें करना चाहिए। नंबर 1, एमएसपी, देयर शुड बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड, और वो भी वैसा स्वामीनाथन कमेटी ने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से एमएसपी, इनके तरीके से एमएसपी नहीं, एमएसपी होना चाहिए। नंबर 2, वो प्रोक्योरमेंट की गारंटी होना चाहिए। नहीं तो अभी पिछले साल का आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो चावल की जो उपज हुई है उसका 20% खाली गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, 80% का मार्केट कहाँ से आएगा? वही बात गेहूँ की है, वही बात दाल की है। दाल की तो बात खाली 10% है। 10% यदि आप प्रोक्योर करते हो और 90% आप मार्केट के लिए रखते हो, तो भाव क्या मिलेगा वो शेतकरी को? तो नंबर 1 एमएसपी, नंबर 2 गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, और उसके बाद में ट्रेडिंग की सेफ्टी। जिस तरह से कल देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को पहले महाराष्ट्र के किसानों को ध्यान देना चाहिए, बाद में दिल्ली के किसानों के आंदोलन पर नज़र रखनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये अभी कुछ बोलने की बात है क्या? वो कोई किसानी है, वो दिल्ली का किसान हो या तमिलनाडु का हो या महाराष्ट्र का हो, सब किसान, ये सभी किसान क्या चाहते हैं कि हम जो कुछ भी वहाँ पे खेत में उगा रहे हैं, वो जो उगा रहे हैं उसका खर्चा आप देखो। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या बताया, उसका खर्चा देखो, उसके पेस्टिसाइड देखो, फर्टिलाइज़र देखो, बीज का देखो, घर के लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो देखो, बैल का खर्चा निकालो। ये सब खर्चा निकालने के बाद में उसको 50% ऑफ मुनाफा दे दो। ये यदि स्वामीनाथन का प्रिंसिपल, यही हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब बोल रहे हैं, ये आप लो, ये दो। इस तरीके से आप एमएसपी इंश्योर करते हो और उसके बाद में 100% प्रोक्योर करते हैं। ऐसा है, एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट दोनों भी तरफ है। पहले नहीं था, पहले खाली स्टेट सब्जेक्ट था, ये 14 नंबर का और 15 नंबर का खाली स्टेट सब्जेक्ट था कॉन्कर। इसमें बाद में 1954 में जवाहरलाल नेहरू को उस वक्त लगा कि ये बराबर नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर के बारे में हमें कुछ रिफॉर्म्स करना है, तो हाउ कैन वी गो फॉर द रिफॉर्म इफ एट ऑल वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी। बिल्कुल, किसान कृषि बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार नए 3 बिल लाई है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र के कल शीतकालीन सत्र में जो है अजित पवार जी ने जो है अल्पसंख्यक आयोग के लिए एक विशेष जो है प्रावधान रखा है, क्या कहेंगे उनके इस फैसले को? मैंने वो देखा नहीं क्या प्रावधान उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने फंड रखा है जिसमें आधारित किया गया है कि इसमें अल्पसंख्यक आयोग के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी।
वो कितनी है, क्या है, स्कीम कौन सी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो स्कीम अभी चालू है उसमें बहुत ही कम प्रोविजंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो 1000 रुपये की स्कॉलरशिप है, इतनी कम है, उसमें खर्चा ही 400-500 रुपये होता है। 100% बच्चों को नहीं मिलता। वो अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप दे या मत दे उसमें कोई फ़र्क नहीं गिरता। इसके लिए वो बढ़ना चाहिए। वो हमने लिखा है गवर्नमेंट को कि वो 5000 रुपये करना चाहिए स्कॉलरशिप मिनिमम। नंबर 2 बात ऐसी है कि जो बच्चे फॉरेन में जाते हैं, जैसा अभी SC/ST के लिए उन्होंने कुछ प्रावधान किया है कि SC/ST के बच्चे यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, फॉरेन में उनका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे वो यानी 50-60 लाख रुपए वगैरह साल के देते हैं। इसी तरीके की स्कॉलरशिप इनको भी देना चाहिए। यहाँ पे स्कीम है, क्या स्कीम है? 20 लाख रुपए देंगे, वो भी सबको नहीं मिलेंगे। वो 20 लाख भी लोन पर देंगे, नौकरी पर लगने के बाद में वो वसूल करेंगे। ऐसी स्कीम में कोई मतलब नहीं है। यदि माइनॉरिटी का आपको कुछ भला करना है, उनके उत्थान के लिए कुछ काम करना है, तो कुछ तो भी अच्छे स्कीम बनना चाहिए। वो स्कीम बना के देने के लिए हम तैयार हैं। कमीशन की तरफ से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं और अच्छी अच्छी स्कीम इसके बारे में बना दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि अभी अपने पास जो ये एक स्कीम है, ये मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम, और मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के बारे में हमने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट दिया है। मैं और सतीश त्रिपाठी हमारे दोनों की कमेटी बनाई थी, तो उसमें एक रिपोर्ट मैंने पिछले साल ही दिया है, बहुत वॉल्यूमिनियस रिपोर्ट दिया, और उसमें हमने कुछ सुझाव दिए कि ये करीबन 3 लाख बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें बाहर बोली जाती है। तो ये सब स्टॉप होने के लिए वहाँ का एजुकेशन आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं। 3 लाख बच्चों का एजुकेशन की जिम्मेदारी यदि वो लोग लेते हैं, उन पर यदि आप थोड़ा सा निगाह रखते हैं, उनको कुछ फंड्स देते हैं, मदद करते हैं, टीचर्स देते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 लाख बच्चे ये जिनके बारे में कुछ गलत बयान किया जाता है, वो बात सारी स्टॉप हो जाएंगी। ये बच्चे हमारे नेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ठहर सकते हैं। ऐसे कुछ स्कीम हम देने के लिए तैयार है। स्कीम होनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। सर, चलते चलते किस तरह से आज जो है पेरेंट्स बच्चों से अपील करेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि एक तरफ तो जहां स्कूल खोले जा रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स का परमिशन लेटर लाइए, साथ ही तरह तरह के प्रावधान रखे गए हैं। आप लोग किस तरह से BMC की अगर बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर स्कूलों में किस तरह से सेफ्टी बरती जा रही है? कैसा है, ये BMC के पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि BMC के पास फंड्स है। वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स देना जो चाहिए, जैसा पूरा स्टेरिलाइज करने का, उसके बाद में बच्चों के लिए उनको मास्क प्रोवाइड करने का, उनका हैंड वॉश के लिए अरेंजमेंट करने का, ये तमाम बातें BMC के ओर से ज़रूर की जा सकती हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट एडेड स्कूल्स है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। अभी करीबन 1 लाख तो भी 1 महीने का खर्चा इसमें एक छोटे से स्कूल को भी लगने वाला है। इतना सारा सैनिटाइजेशन वगैरह का पूरा बंदोबस्त यदि हमको करना है, तो 1 लाख रुपए का प्रोविजंस हर स्कूल को महीने के लिए, ऐसा 1-2-3 महीने अभी चलेगा। वैक्सीन जब तक के आती नहीं, तब तक ये सारे प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो तब तक ऐसी प्रोविज़न गवर्नमेंट ने उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट की ऐसी तैयारी हो रही है, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसी फाइल पुटअप किया, ऐसा भी हमें समझ में आ गया। ऐसी यदि बात प्रोविज़न होती है तो सैनिटाइजेशन की अरेंजमेंट अच्छी तरीके से की जा सकती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जगन्नाथ अभ्यंकर जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को सेफ्टी बरतनी है, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो किसानों के हित में बिल लाया जाए। बिल खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके जो प्रावधान है उसमें चेंजेस होने जरूरी हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।